हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल पैसिफिक आईएएस। हमारे चैनल पैसिफिक आईएएस में आपका स्वागत है। तो आज के क्लास में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो है पोस्ट मौर्यन एम्पायर के बारे में। ओके, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट पोस्ट मौर्यन एम्पायर। ओके, हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में हमने मौर्यन एम्पायर डिस्कस कर लिया था। ओके, वी कंप्लीटेड मौर्यन एम्पायर। ओके, मौर्यन एम्पायर हमने डिस्कस किया और मौर्यन एम्पायर का एंड हमने देखा था। इट एंडेड इन 182, समवेयर अराउंड 182 BC। ओके, इन 182 BC वी कैन सी the end of the Mauryan Empire. Okay, Mauryan Empire, it ended in 182 BC, and we even saw the important rulers of the Mauryan Empire. Mauryan Empire के जो important rulers थे उनके बारे में भी हमने briefly डिस्कस किया था. Okay, who were the important rulers? First, the founder of Mauryan Empire. The Mauryan Empire, it was founded by चंद्रगुप्त मौर्य. चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मौर्यन एम्पायर एस्टैब्लिश किया गया था. और उनके बाद उनके बेटे बिंदुसारा के बारे में हमने डिस्कस किया. And one of the most important ruler of the Mauryan Empire and even our ancient Indian history, it was Ashoka. Okay, Ashoka the Great. Ashoka के बारे में हमने डिस्कस किया. We discussed the policy of Dhamma. Okay, the policy of Dhamma which was propagated by Ashoka. Ashoka के द्वारा जो policy of Dhamma लेके आए थे वो, उसके बारे में भी हमने अपने पिछले वीडियो में डिस्कस किया. And at the end we discussed about the डाउनफॉल ऑफ द मौर्यन एम्पायर. उससे पहले हमने मौर्यन एम्पायर का एडमिनिस्ट्रेशन भी डिस्कस किया. ओके, वी डिस्कस्ड अबाउट द मौर्यन एम्पायर्स एडमिनिस्ट्रेशन, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स विच वे प्रेजेंट इन द मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन. एंड आफ्टर दैट एट एंड में हमने मौर्यन एम्पायर के डाउनफॉल के बारे में डिस्कस किया और वो डाउनफॉल के जो कारण थे वो भी मैंने आपको बता दिए थे. ओके, सो हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ द मौर्यन एम्पायर? बृहद्रथ मौर्य. ओके, बृहद्रथ मौर्य Brihadrata Maurya. Brihadrata Maurya was the last ruler of the Mauryan Empire. Okay, and this person Brihadrata Maurya, he was defeated. Okay, he was defeated by his own commander-in-chief Pushyamitra Shunga. He was defeated by his own commander-in-chief Pushyamitra Shunga, and then शुंगा डायनेस्टी वॉज एस्टैब्लिश्ड. ओके, जो बृहद्रथ मौर्य थे मौर्यन एम्पायर के लास्ट रूलर, उन्हें डिफीट करके 182 BC में पुष्यमित्र शुंगा, हु वाज पुष्यमित्र शुंगा? पुष्यमित्र शुंगा उन्हीं के कमांडर इन चीफ थे. ओके, उन्होंने पुष्यमित्र शुंगा ने बृहद्रथ मौर्य को डिफीट करके शुंगा डायनेस्टी को एस्टैब्लिश किया था. ओके, सो द शुंगा डायनेस्टी इट वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय पुष्यमित्र शुंगा. ओके, सो रीजन्स क्या थे? ओके, व्हाट वर द रीजन्स फॉर द डाउनफॉल ऑफ द मौर्यन एम्पायर? मौर्यन एम्पायर के डाउनफॉल के पीछे क्या क्या रीजन्स थे वो हमने डिस्कस किए थे. फिर भी मैं आपको एक लाइक रिविजन टाइप फिर से बता देती हूँ. ओके, सो जो मौर्यन एम्पायर था, so if you take the Mauryan Empire it was extended till the डीप साउथ. ओके, डीप साउथ तक एक्सटेंड हुआ था. एंड इवन इट इंक्लूडेड द पार्ट्स ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया. ओके, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया के भी सम पार्ट्स वे इंक्लूडेड इन द मौर्यन एम्पायर. सो इतना बड़ा हम लोग देख सकते हैं मौर्यन एम्पायर का एक्सटेंशन था. ओके, टिल हियर वी कैन सी, टिल हियर वी हैड मौर्यन एम्पायर एक्सटेंडेड टिल दीज एरियाज. ओके, सो इधर से मौर्यन एम्पायर शुरू हुआ था. मौर्यन एम्पायर इट स्टार्टेड फ्रॉम हियर. So the seat of administration it was present near Pataliputra. So the Mauryan Empire it was present here and it extended till these areas. ये पूरा extension था Mauryan Empire का. So Ashoka the great ruler जो थे उन्होंने even the deep south तक उन्होंने occupy किया था. Okay, he extended his empire till deep south. Okay, सो उनके मरने के बाद, उनके गुजर जाने के बाद, आफ्टर द एंड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अशोका, द होल मौर्यन एम्पायर, ओके, मौर्यन एम्पायर इट वाज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. इट वाज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट एंड द ईस्टर्न पार्ट. द ईस्टर्न पार्ट एंड द वेस्टर्न पार्ट. सो दिस नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट इट केम अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कुनाला.
Kunala. It was given to his son Kunala, and this part it was given to his another son Dasharatha. तो अशोका के बाद उनके एम्पायर को 2 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। एक था द वेस्टर्न पार्ट, वो आ गया था कुनाला के अंडर, और जो ईस्टर्न पार्ट था वो था दशरथा के अंदर। जब मैंने आपको मौर्यन एम्पायर के डाउनफॉल के रीजंस डिस्कस किए थे, मैंने आपको ये भी बताया था कि वन ऑफ द रीजंस फॉर द डाउनफॉल ऑफ मौर्यन एम्पायर वाज द division of empire. Okay, the division of empire into different parts. Empire was divided. जब empire divide होता है, finances भी divide होते हैं, administration divide होता है. So that was also one of the reason for the downfall of the Mauryan Empire. And if you take the western part, okay, so the western part, it faced continuous foreign invasions. Okay, so western part continuous foreign invasions face कर रहा था. So at the end till 182 BC, 182 BC के तक अगर आप देखेंगे तो this western part Mauryans they lost this the western part. ये जो western part था, अगर आप 182 BC के टाइम तक देखेंगे तो ये जो western part था ये Mauryans के अंडर नहीं आ रहा था. ओके, it was not under Mauryans they have already lost it. And if you take this eastern part, अगर आप ये ईस्टर्न पार्ट देखेंगे तो दिस ईस्टर्न पार्ट इट वाज अंडर दशरथा, एंड आफ्टर दशरथा द रूलर्स हु केम आफ्टर दशरथा दे वर वेरी वीक. ओके, दशरथा के बाद जो रूलर्स आए थे वो बहुत ही वीक थे. ओके, एंड बिकॉज ऑफ वीक रूलर्स, बिकॉज ऑफ वीक सक्सेसर्स, इवन मौर्यंस दे वे लूजिंग सम ऑफ द पार्ट्स इन द ईस्टर्न एरिया. ओके, ईस्टर्न एरिया में भी बहुत सारे पार्ट्स उनके अंडर से जा रहे थे. ओके, नाउ विल डिस्कस द इम्पॉर्टेंट डायनेस्टीज, ओके, और द इम्पॉर्टेंट रूलर्स हु केम आफ्टर द डाउनफॉल ऑफ मौर्यन एम्पायर. मौर्यन एम्पायर के डाउनफॉल के बाद क्या हुआ वो अब हम लोग डिस्कस करेंगे. तो पहले जैसे मैंने आपको बताया था कि मौर्यन एम्पायर, द लास्ट रूलर ऑफ द मौर्यन एम्पायर वॉज बृहद्रथ मौर्य. बृहद्रथ मौर्य वॉज द लास्ट रूलर ऑफ द मौर्यन एम्पायर and he was defeated by his commander in chief पुष्यमित्र शुंगा. ओके, मौर्यन एम्पायर के जो लास्ट रूलर थे बृहद्रथ मौर्य, उन्हें उनके कमांडर इन चीफ पुष्यमित्र शुंगा ने हरा के शुंगा डायनेस्टी को एस्टैब्लिश किया था. ओके, एंड दिस शुंगा डायनेस्टी इट वाज एस्टैब्लिश्ड समवेयर अराउंड 182 BC. 182 BC में शुंगा डायनेस्टी को एस्टैब्लिश किया गया था. और अब हम लोग देखेंगे कि मौर्यन एम्पायर मतलब पोस्ट मौर्यन एज में कौन से एम्पायर और कौन से डायनेस्टीज एस्टैब्लिश हुए थे. अगर हम वो देखेंगे ना तो वी कैन से पोस्ट मौर्यन So post-modern age, we can divide it into native rulers and foreigners. Okay, so native rulers और foreigners में हम लोग divide कर सकते, native rulers and foreigners में हम लोग divide करेंगे. And part of native rulers we have Shungas, Kanvas and Satavahanas. So in native rulers we have Shungas, Kanvas and Shatavahanas, and foreign rulers we have Indo-Greeks, Scythians, Parthians and Kushans. Okay? आपको ये समझ में आया? ये स्लाइड में आपको फिर से समझा देती हूँ. ओके, सो नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट पोस्ट मॉडर्न एज. ओके, हम लोग पोस्ट मॉडर्न एज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं. और ये जो पोस्ट मॉडर्न एज है ये समवेयर अराउंड 182 BC से शुरू होता है. ओके, 182 BC से पोस्ट मॉडर्न एज शुरू होता है और उसी टाइम में हम लोग मॉडर्न एम्पायर का डाउनफॉल देखते हैं. ओके, मॉडर्न एम्पायर डाउनफॉल इट हैपेंड
during 182 BC. It ended, the rule of Mauryan Empire, it ended in 182 BC. And the last ruler of the Mauryan Empire was Brihadrata Maurya. Mauryan Empire के जो last ruler थे उनका नाम था Brihadrata Maurya, and he was defeated by his own commander in chief. उनके जो commander in chief थे उनका नाम था पुष्यमित्र शुंगा, और पुष्यमित्र शुंगा ने बृहद्रथ मौर्य को हरा के शुंगा डायनेस्टी को एस्टैब्लिश किया था. ओके, सो ये जो पोस्ट मौर्यन एज है, पोस्ट मौर्यन एज का मतलब क्या है, मतलब मौर्यंस के बाद जो एज था उसी को पोस्ट मौर्यन एज कहा जाता है. और उस टाइम पीरियड में मौर्यन एज के बाद मौर्यन एम्पायर, व्हाट यू कॉल, मौर्यन एम्पायर के एंड होने के बाद कौन से एम्पायर्स, कौन से डायनेस्टीज़ इंडिया में रूल कर रहे थे, उसके बारे में अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. ओके, उसे ही हम लोग 2 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. एक है नेटिव रूलर्स और दूसरा है फॉरेनर्स. ओके, फॉरेनर्स एंड नेटिव रूलर्स. और नेटिव रूलर्स में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं शुंगास के बारे में, कानवास के बारे में और शातवाहनास के बारे में. एंड देन व्हेन इट कम्स टू फॉरेनर्स, मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताया था कि दे वर कंटिन्यूस फॉरेन इन्वेजन्स. फॉरेन इन्वेजन्स बहुत हो रहे थे इंडिया में फ्रॉम द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट से बहुत सारे फॉरेन इन्वेजन्स हो रहे थे. और वो जो फॉरेन इन्वेजन्स हो रहे थे वो ये डायनास्टीज कर रहे थे. ओके, हु वर देयर, इंडो ग्रीक्स, सिंथियंस, पार्थियंस एंड कुशान्स. ओके, अगर आप इंडिया का मैप लेंगे ना, आई विल ड्रॉ इंडिया मैप. So this was the area where Mauryans were ruling. Okay, Mauryans इस area में rule करते थे. Okay, Mauryans they used to rule this part. After the end of Mauryas, okay, Mauryans के empire end होने के बाद इसी area में पुष्यमित्र शुंगा ने शुंगा dynasty establish की. Okay, in this area only Pushyamitra Shunga, he established Shunga dynasty. And after Shungas, we can see the presence of Kanva dynasty. Okay, Kanva dynasty was established by Vasudev Kanva. Okay, मैं इधर लिख देती हूँ. Kanva dynasty was established by Vasudev Kanva, and Shunga dynasty was established by Pushyamitra Shunga. Okay, so इस एरिया में जहाँ पे मौर्यन एम्पायर रूल किया करते थे, मौर्यन एम्पायर का जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इधर से ही चलता था. सो मौर्यंस इस एरिया से रूल कर रहे थे. दिस वाज अ सेंटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. एंड आफ्टर द डिफीट ऑफ मौर्यस, शुंगास डायनेस्टी वाज एस्टैब्लिश्ड बाय पुष्यमित्र शुंगा, एंड कानवा डायनेस्टी इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय वासुदेव कानवा. ओके, और इधर इस पार्ट में, ओके, एंड इन दिस पार्ट Satavahanas were ruling. Okay, Satavahanas were ruling this part of area. Okay, and this is part of Deccan. So Deccan India में Satavahanas rule किया करते थे, and these Satavahanas, they were actually feudatories. Okay, they were feudatories of the Mauryans. Satavahanas को feudatories of Mauryans कहा जाता है. So कौन होते हैं feudatories? Feudatories are the kingdoms. Okay, feudatories are the kingdoms who have accepted the sovereignty of the empire, or who have accepted the sovereignty of the emperor. Okay, so Mauryan empire के rule को सातवाहनास ने accept करके उनके subordinates और feudatories के जैसा सातवाहनास rule किया करते थे. So सातवाहनास they were the feudatories of the Mauryan empire. Mauryan empire के feudatories से सातवाहनास, and the most important work of the feudatories was to offer taxes and gifts. Okay, गिफ्ट्स देना और टैक्सेस देना वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम था फ्यूडेटरीज का. और शातवाहनास मौर्यन एम्पायर के फ्यूडेटरीज थे. और शातवाहनास ने जब मौर्यन एम्पायर डिक्लाइन होते हुए उन्होंने ऑब्जर्व किया. ओके, सो व्हेन मौर्यन एम्पायर इट वाज बिकमिंग वीकर एंड वीकर, द रूलर्स हु वर सक्सीडिंग द एम्पायर दे वर वेरी वीक. Satavahanas, they started declaring independent. Okay, so they declared themselves independent rulers till
till a very long time, for a very long time, Shatavahanas, they were feudatories of the मौर्यन एम्पायर. मौर्यन एम्पायर के फ्यूडिटरीज थे शातवाहनास. और जब ये देखते हैं कि मौर्यन एम्पायर वीक हो रहा है, जो एम्पायर्स आगे आ रहे हैं वो बहुत ही वीक है, जब उन्होंने ये ऑब्जर्व किया तब शातवाहनास दे डिक्लेयर्ड देमसेल्फ इंडिपेंडेंस एंड दे एस्टैब्लिश्ड अ सेपरेट एम्पायर. ओके, शातवाहना एम्पायर के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे इसी क्लास में. ओके, सो हमने पुष्यमित्र शुंगा के बारे में डिस्कस किया, हु वाज द फाउंडर ऑफ शुंगा डायनेस्टी, and Vasudev Kanva, who was the founder of Kanva dynasty. Shatavahanas, will discuss about Shatavahanas after discussing about the foreign invasions. Okay, so when it comes to foreign invasions, जब foreign invasions की बात आती है, then we have to discuss about the important foreign invasions. Okay, who were the people who were the foreigners who invaded India, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. सो हम लोग अब फॉरेन इन्वेडर्स के बारे में पढ़ेंगे. सो हु वर द फॉरेन इन्वेजन्स. सो फॉरेन इन्वेजन्स किसने किए थे वो हम लोग डिस्कस करेंगे. ओके, हु वर द फॉरेन इन्वेडर्स. फर्स्ट वी हैड इंडो ग्रीक्स, देन वी हैव सिंथियंस, देन पार्थियंस, देन कुशान्स. ओके, मैं इधर लिख देती हूँ. इंडो ग्रीक्स, Scythians, Parthians and Kushans. Okay, so Indo-Greeks, Scythians, Parthians and Kushans, these were the people who invaded India. Okay, during the post-Mauryan age. post-Mauryan age के टाइम पीरियड में ये लोग फॉरेन इन्वेडर्स थे जिन्होंने इंडिया को इन्वेड किया. क्यों इन्वेड किया वो इधर हम लोग देखते हैं. ओके, सो इधर we have China, here we have China, and in China we have, in the eastern part of China, we have a tribe called Yuchi, also known as Yuzi, and also known as Tocharians. Okay, so यूची और यूजी, यूची या यूजी दोनों एक ही है. यूची, यूजी और टोचारियंस नाम की एक ट्राइब थी जो कि चाइना के ईस्टर्न पार्ट में थी. एंड दिस यूची ट्राइब, दे वांटेड टू इन्वेड चाइना. ओके, they wanted to invade China. They wanted to invade China, and during that time in China, the ruler of China, China के ruler ने एक wall बना दिया था. Okay, he constructed a wall so that they don't invade China. चाइना को वो इन्वेड ना करे, इसीलिए चाइना के जो रूलर थे उन्होंने एक वॉल कंस्ट्रक्ट कर दिया था जिसे कि हम कहते हैं द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना. ओके, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना वाज कंस्ट्रक्टेड टू प्रोटेक्ट चाइना फ्रॉम दीज इन्वेशंस ऑफ द यूची ट्राइब. और उसके बाद इसीलिए यूची ट्राइब मूव्स टुवर्ड्स द वेस्टर्न पार्ट. ओके, इट मूव्स टुवर्ड्स द वेस्टर्न पार्ट, एंड हियर देयर वाज अ रूल ऑफ सिंथियंस. Scythians were residing here, and because of the fear of the invasions of the Yuchi tribe, Scythians, they moved towards the western part, and here we had Indo-Greeks. Indo-Greeks इधर रहते थे, and here we had the rule of Parthians. Okay, Scythians, they move towards east, and Parthians, they also move towards Scythians, they move towards west, and Parthians, they move towards east. And because of the fear of invasions from the Scythians and the Parthians, Scythians and Parthians जो प्रेशर रख रहे थे, इसीलिए इंडो ग्रीक्स को इंडिया इन्वेड करना पड़ा. ओके, दैट इज द रीजन व्हाई इंडो ग्रीक्स दे इन्वेडेड इंडिया. एंड इंडो ग्रीक्स, दे वर द फर्स्ट वन टू क्रॉस द हिंदू कुश माउंटेन्स. इधर जो माउंटेन्स थे हिंदू कुश माउंटेन्स, उसे क्रॉस करने वाले पहले फॉरेनर्स इंडो ग्रीक्स ही थे. ओके, इंडो ग्रीक्स, दे वर द पीपल हु फर्स्ट क्रॉस्ड द हिंदू कुश माउंटेन और हु वर द फर्स्ट फॉरेनर्स टू विजिट इंडिया. ओके, सो मैं आपको फिर से ये स्लाइड एक्सप्लेन कर देती हूँ. ओके, सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट द फॉरेन इन्वेशंस विच हैपेंड ड्यूरिंग द पोस्ट मौर्यन एज. ओके,
पोस्ट मॉडर्न एज जो कि था 100 समवेयर अराउंड 182 BC के अराउंड फॉरेन इन्वेजन्स जो हुए इंडिया में, उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं. ओके, तो हु वर द फॉरेनर्स हु इन्वेडेड इंडिया? वी हैव four dynasties. Who were they? Indo-Greeks, Scythians, Parthians and Kushans. ये फॉरेनर्स थे जो इंडिया को इन्वेड किए, जिसने इंडिया को इन्वेड किया था अराउंड 182 BC, दैट इज ड्यूरिंग पोस्ट मॉडर्न एज. ओके, तो क्या है स्टोरी? दिस इज इंडिया मैप एंड हियर वी हैव चाइना एंड अबाउ चाइना इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ चाइना वी हैव अ ट्राइब कॉल्ड यूची, ऑल्सो नोन एज यूजी ट्राइब और तोचारियंस. इन्हें यूजी ट्राइब भी कहा जाता है और तोचारियंस भी कहा जाता है. और इस ट्राइब को वो चाहते थे चाइना को इन्वेड करें. दे वांटेड टू इन्वेड चाइना, बट चाइना के जो रूलर थे उन्होंने ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बना दिया था. ही हैड कंस्ट्रक्टेड द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना. सो दैट इज द रीजन वाई दिस यूची ट्राइब इट मूव्ड टुवर्ड्स द वेस्टर्न पार्ट. ये वेस्टर्न पार्ट में मूव हुए जिधर ये सिंथियंस रहा करते थे. ओके, सिंथियंस यूज्ड टू रूल हियर. यूची ट्राइब इधर सिंथियंस के साइड में जब मूव हुई, सिंथियंस दे स्टार्टेड ऑक्यूपाइंग द एरियाज ऑफ द इंडो ग्रीक्स. इंडो ग्रीक्स जहाँ पे रूल कर रहे थे, सिंथियंस वो एरिया को ऑक्यूपाई करना शुरू किया था सिंथियंस ने. और पार्थियंस भी इंडो ग्रीक के एरिया को ऑक्यूपाई करते थे. पार्थियंस दे यूज्ड टू रूल हियर. सो पार्थियंस दे ऑल्सो स्टार्टेड ऑक्यूपाइंग द इंडो ग्रीक एरिया एंड बिकॉज ऑफ दैट द इंडो ग्रीक्स, बिकॉज ऑफ द pressure of the Scythians and Parthians, the Indo-Greeks, they invaded India and they became the first people to cross the Hindu Kush mountains. Hindu Kush mountain को cross करने वाले पहले लोग बने Indo-Greeks. Okay, so did you understand this? Okay, did you get this? First we'll discuss today about Indo-Greeks. Okay, हम लोग Indo-Greeks के बारे में पढ़ेंगे. Okay, so Indo-Greeks, जैसे कि मैंने आपको बताया है, इंडो ग्रीक्स दे वर द फर्स्ट. ओके, दे वर द फर्स्ट टू क्रॉस हिंदू कुश माउंटेन्स. दे वर फर्स्ट टू क्रॉस हिंदू कुश माउंटेन्स एंड एंटर इंडिया. इंडिया में एंटर होने वाले ये पहले लोग थे जिन्होंने हिंदू कुश माउंटेन को क्रॉस करके इंडिया एंटर किया था. ओके, एंड इंडो ग्रीक्स दे यूज्ड टू रूल ओवर द बैक्ट्रिया एरिया. बैक्ट्रिया रीजन में ये लोग रूल किया करते थे नियर ऑक्सस रिवर. ऑक्सस रिवर है उसके पास, उसके अराउंड ये लोग रूल किया करते थे. एंड इंडो ग्रीक्स दे ऑक्यूपाइड द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया. नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में ये लोग रूल किया करते थे एंड दे रूल एक्सटेंडेड फ्रॉम द ऑक्सस रिवर टू द गंगा रिवर. इनका रूल जो है वो ऑक्सस रिवर से लेके गंगा रिवर तक एक्सटेंड हुआ था. एंड वी कैन सी दैट द इंडो ग्रीक्स दे ऑक्यूपाइड. ओके, इंडो ग्रीक्स ने अलेक्जेंडर जो ऑक्यूपाई किया, अलेक्जेंडर ने जितना एम्पायर ऑक्यूपाई किया था, जितना एरिया ऑक्यूपाई करके अपना एम्पायर एस्टैब्लिश किया था, उससे भी ज़्यादा एरिया इंडो ग्रीक्स ने ऑक्यूपाई किया था. ओके, इंडो ग्रीक्स दे ऑक्यूपाइड एरिया लार्जर दैन दैट विच वॉज ऑक्यूपाइड बाई अलेक्जेंडर. अलेक्जेंडर ने जो एरिया ऑक्यूपाई किया था उससे कहीं ज़्यादा इंडो ग्रीक्स ने ऑक्यूपाई किया था. ओके, एंड इंडो ग्रीक्स का अगर आप देखेंगे तो they ruled for a long time. But they failed to what do you call, establish a long lasting empire. Okay, a long like Indo Greeks, they failed to ग्रीक एम्पायर के डाउनफॉल के पीछे बहुत सारे रीजंस है. एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजन है वो है द डिविजन ऑफ एम्पायर. एम्पायर डिवाइडेड थे. दे वो लैक ऑफ यूनिटी बोल सकते हैं. लैक ऑफ यूनिटी. देयर वाज लैक ऑफ यूनिटी बिकॉज द होल एम्पायर इफ यू टेक, सो इधर जो एरिया था सियालकोट के पास. ओके, सियालकोट इट वाज अंडर मिनांदर.
It was under Menander. He was a very important Indo-Greek ruler. Okay, and this area near the Sindh region, it was under Apollodotus. Okay. So अगर आप देखेंगे तो वन ऑफ द रीजन फॉर द फेलियर ऑफ द इंडो ग्रीक एम्पायर फेल होने के पीछे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कारण था, वो था लैक ऑफ यूनिटी नहीं थी इस एम्पायर के अंदर, क्योंकि द होल एम्पायर जो इंडो ग्रीक्स इंडिया में रूल कर रहे थे, उन्होंने अपने एम्पायर को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर लिया था। वो है द सियालकोट का एरिया। ये जो सियालकोट का प्रोविंस है, सियालकोट का जो एरिया है, दिस एरिया इट वॉज रूल्ड बाई मियांदर, एंड जो सिंध का एरिया है इट वॉज रूल्ड बाई अपोलोडोटस। ओके, अपोलोडोटस वॉज अ रूलर who ruled the Sindh area of the Indo-Greeks, and Sialkot it was ruled by Meander. This was one of the reason for the downfall of the Indo-Greeks. Indo-Greeks के failure के पीछे एक बहुत ही बड़ा reason है, वो क्या है? Lack of unity नहीं रहना। ओके, और जो Indo-Greeks है उनके एक बहुत ही important ruler के बारे में हमें जानना है, जिसका नाम है मियांदर। वी हैव टू नो अबाउट मियांदर। मियांदर के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि Meander, he was a very important ruler, first of all. Second, Meander, he had a conversation with a Buddhist monk named Nagasena. Okay, Meander को बहुत सारे questions थे ज़िंदगी के बारे में, तो उन्होंने बहुत सारे questions, ये जो questions थे उनके, उन्होंने उस questions को एक Buddhist monk Nagasena से पूछा। Okay, and the conversation which happened between the Buddhist monk Nagasena and Meander, it is written in the form of a book called Milinda Panho. Okay. Okay. So Milinda Panho is the book which is based on the conversation which happened between the Indo-Greek ruler Meander and the Buddhist monk Nagasena. Buddhist monk Nagasena और Indo-Greek ruler Meander के बीच में जो कॉन्वर्जेशंस हुई, जो कॉन्वर्जेशंस हुई, दोज आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ अ बुक कॉल्ड मिलिंदा पन्हो। वो मिलिंदा पन्हो के नाम पे प्रसिद्ध हुई है। एंड वी हैव लर्नड अबाउट मिलिंदा पन्हो। हमने मिलिंदा पन्हो के बारे में डिस्कस किया व्हेन वी डिस्कस्ड अबाउट द बुद्धिस्ट लिटरेचर। हमने जब बुद्धिस्ट लिटरेचर डिस्कस किया तब मैंने आपको अच्छे से मिलिंदा पन्हो के बारे में और उसमें किस एरियाज़ के बारे में बातचीत की गई है वो भी मैंने आपको बताई है। ओके, सो मियांदर ही वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट रूलर। अपोलोडोटस ही इज़ नॉट दैट इंपॉर्टेंट among the Indo-Greek rulers. Meander is a very important ruler. He ruled the Sialkot region, and Meander, he had a conversation about life with a Buddhist monk named Nagasena, and that conversation, it is recorded in the form of a book called Milinda Panho. Okay. Next, what were the important contribution of Indo-Greeks? Indo-Greeks की important contribution क्या थी, और what were the impact of the रूल ऑफ इंडो-ग्रीक्स? इंडो-ग्रीक्स एज अ फॉरेन इन्वेडर्स जब वो आए थे, उनके वजह से इंडिया के ऊपर, इंडिया के कल्चर के ऊपर किस प्रकार का प्रभाव पड़ा था, वो अब हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, सो नाउ विल डिस्कस अबाउट द इम्पैक्ट। ओके, हम लोग इम्पैक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ द रूल ऑफ इंडो-ग्रीक्स? इंडो-ग्रीक्स के रूल का इम्पैक्ट क्या था इंडिया के ऊपर, वो अब हम लोग डिस्कस करेंगे। सो इंडो-ग्रीक्स दे वर द फर्स्ट टू इशू गोल्ड कॉइन्स। ओके, सो गोल्ड कॉइन्स इंडिया में फर्स्ट इंडो-ग्रीक्स ने ही इश्यू किया था, और उनके बाद जो गोल्ड कॉइन्स का जो क्वांटिटी है, अमाउंट है, वो इंक्रीज हो गया था कुशान्स के टाइम में। ओके, सो इंडो-ग्रीक्स दे वर द फर्स्ट टू इश्यू गोल्ड कॉइन्स। ओके, दे वर द फर्स्ट टू इश्यू gold coins. Indo-Greeks, they were the first to issue gold coins, and after Indo-Greeks they were the Kushans who increased the quantity of the coins. Okay, they increased the number of coins that were issued. Okay, or we can even say after Indo-Greeks large amount of gold coins, okay, large quantity of gold coins they were issued during the time period of Kushans. Okay, Indo-Greeks ने पहली बार इंडिया में गोल्ड कॉइन इश्यू किया था, और उनके बाद वो कुशान्स ही थे जिन्होंने लार्ज अमाउंट में, बहुत ही ज़्यादा पैमाने पे गोल्ड कॉइन्स इश्यू किए थे। ओके, सो दिस वाज द फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट impact of the Indo-Greeks. Apart from that, a new school of architecture called
Gandhara School of Art. A new school of art called Gandhara School of Art emerged during the rule of Indo-Greeks. Indo-Greeks के रूल का जो इम्पैक्ट था उसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट. ओके, एंड दिस इज द व्हाट यू कॉल कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ग्रीक एंड नॉन ग्रीक आर्किटेक्चर. और ये जो गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट है इसमें ग्रीक और नॉन ग्रीक फीचर्स हमें दिखाई देते हैं. ओके, सो गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रीक एंड नॉन ग्रीक आर्किटेक्चरल फीचर्स, and Gandhara School of Art was a result of the rule of the Indo-Greeks. Okay, so these are the two most important impacts of the rule of the Indo-Greeks in India. Okay, तो students अब तक हमने Indo-Greeks के बारे में डिस्कस कर लिया. Okay, we discussed about Indo-Greeks, what were the areas which were occupied by Indo-Greeks, where did they rule from, important ruler कौन थे Indo-Greeks के वो हमने डिस्कस किया, and important impact of the rule of Indo-Greeks. Indo-Greeks का impact क्या था इंडिया में और वो हमने डिस्कस कर लिया. ओके, तो अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सिंथियंस के बारे में. ओके, विल नाउ डिस्कस अबाउट सिंथियंस. सो सिंथियंस दे आर ऑल्सो नोन एज शाकास. शाकास और साकास अलग अलग नाम से जाने जाते हैं. सिंथियंस दे आर ऑल्सो नोन एज शाकास और साकास. हम लोग अब से सिंथियंस को साकास के नाम से ही बुलाएंगे. ओके, हमारे इस लेक्चर में हम लोग सिंथियंस को शाकास के नाम से ही एड्रेस करेंगे. ओके, सो शाकास साकास दे इन्वेडेड इंडिया आफ्टर इंडो ग्रीक्स. ओके, आफ्टर इंडो ग्रीक्स साकास दे इन्वेडेड इंडिया एंड दे ऑक्यूपाइड मेनी एरियाज इन इंडिया, एंड वी कैन इवन से दैट शाकास दे रूल्ड लार्जर एरिया दैन द इंडो ग्रीक्स. ओके, इंडो ग्रीक्स ने जितना एरिया इंडिया में ऑक्यूपाई करके रूल किया था उसे कहीं ज़्यादा एरिया साकास ने रूल किया, और उन्होंने अपने पूरे एम्पायर को 5 अलग अलग ब्रांचेस में डिवाइड कर लिया था. व्हाट वे देयर? फ्रॉम अफगानिस्तान. इन अफगानिस्तान देयर वाज अ ब्रांच ऑफ साकास. देन इन पंजाब मथुरा, then upper Deccan, Western India. Okay, got it? So Scythians, also known as Shakas or Sakas, they were the rulers who invaded India after Indo-Greeks. After Indo-Greeks, Sakas, they invaded India. They occupied larger area than the Indo-Greeks. Okay, they occupied larger area than the Indo-Greeks and they ruled it. They divided the whole empire in 5 different branches. वो अलग अलग 5 different branches में rule किया करते थे. What were there? There were a group of Sakas who were ruling from Afghanistan. Another group was ruling from Punjab region. Another group was ruling the Mathura region. The other 2 groups, they were ruling the upper Deccan and the Western India. Okay. और साकास की जब बात आती है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूलर ऑफ द साका डायनास्टी. ओके, साकास के जो इम्पॉर्टेंट रूलर थे वो थे रुद्रदामन. ओके, रुद्रदामन वॉज द इम्पॉर्टेंट रूलर हु बिलोंग्ड टू द साका डायनास्टी. साकास के जो इम्पॉर्टेंट रूलर थे उनमें एक थे रुद्रदामन. ओके, रुद्रदामन, ही इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रूलर हु बिलोंग्ड टू द साका डायनास्टी. एंड एज वी हैव डिस्कस्ड, साका दे यूज्ड टू rule in 5 different branches. Okay, they were divided in 5 different branches and they used to rule Afghanistan, Punjab, Western India, Upper Deccan and the Mathura region. Okay, where Afghanistan, Punjab, Mathura, Western India and Upper Deccan region को साकास अलग अलग 5 branches में डिवाइड होके रूल करते थे. और साकास के जो इम्पोर्टेंट रूलर थे उनका नाम था रुद्रदामन. ओके, एंड उज्जैन के एक रूलर हैं जिन्होंने साकास को डिफीट किया. ओके, साकास दे वर डिफीटेड बाय द रूलर ऑफ उज्जैन. एंड आफ्टर डिफीटिंग साकास को डिफीट करने के बाद दैट रूलर ही टुक द टाइटल विक्रमादित्य. ओके, ही टुक द टाइटल विक्रमादित्य. इस टाइम पीरियड में लाइक फ्रॉम 58 to 57 BC, समवेयर अराउंड 58 to 57 BC, विक्रमादित्य he took the title Vikramaditya. Okay, he was a ruler from Ujjain. He defeated the Sakas and then he took the title of Vikramaditya around 58 and 57 BC.
and he started the Vikram Samvat era. Okay, Vikram Samvat era from 58 BC. 58 BC में Vikram Samvat era was started by Vikramaditya. Then साकास के जो इंपॉर्टेंट रूलर थे मैंने आपको बताया था, ही वॉज रुद्रदामन. ओके, रुद्रदामन, ही वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट रूलर एंड ही इश्यूड an inscription called Junagadh inscription. He issued an inscription called Junagadh inscription, which was the first inscription written in chaste Sanskrit. Okay, ये chaste संस्कृत में लिखी गई पहली इंस्क्रिप्शन है जो कि है जूनागढ़ में. ओके, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन इसे कहा जाता है. एंड विक्रम एंड रुद्रदामन he also repaired. Okay, he also repaired Sudarshana lake. Okay, there is a lake called Sudarshana lake. It is used for irrigational purposes. And Rudradaman, he repaired Sudarshana lake. He issued the Junagadh inscription. Okay, Rudradaman ने Junagadh inscription issue किया and at the same time उन्होंने Sudarshana lake को भी repair किया. And this Sudarshana lake, it is used for irrigation purposes. Okay, और रुद्रदामन का जो एरिया था, okay, रुद्रदामन he ruled Sindh, काठियावाड़ और मालवा region. Okay, so Rudradaman, he was a very important Sakha ruler. He ruled the Malwa region, Kathiawar region and the Sindh region. And Rudradaman, he issued an inscription called Junagadh inscription, which is written in chaste Sanskrit. We can say the first long inscription written in chaste Sanskrit, it was Junagadh inscription. And after that, he even repaired Sudarshana lake. रुद्रदामन ने सुदर्शना लेक को भी रिपेयर किया एंड दिस सुदर्शना लेक इट इज़ यूज्ड फॉर इरिगेशन पर्पसेस. ओके, हमने शाकास के बारे में अब डिस्कस कर लिया. ओके, नाउ वी हैव डिस्कस्ड अबाउट शाकास. नाउ विल मूव ऑन टू पार्थियंस. हम लोग पार्थियंस के बारे में डिस्कस करेंगे. सी दीज पार्थियंस, दीज पीपल पार्थियंस, दे वे फ्रॉम ईरान. ओके, पार्थियंस दे वे फ्रॉम ईरान एंड दे वर ऑल्सो नोन एज पहलवास. पहलवास भी कहा जाता है. एंड पार्थियंस दे रूल्ड इंडिया. ओके, दे रूल्ड इंडिया, स्पेशली द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, पैरेलली विथ शाकास. ये शाकास के साथ साथ रूल करते थे और इनके रूल को साका पहलवा रूलर्स कहा जाता है. द रूलर्स दे वर नोन एज साका पहलवा रूलर्स. ओके, एंड पार्थियंस के इंपॉर्टेंट रूलर्स में आते हैं गोंडोफेरनोस. गोंडोफेरनेंस. सो वी डिस्कस्ड अबाउट इंडो ग्रीक्स. हमने इंडो ग्रीक्स के बारे में डिस्कस किया, द इंपॉर्टेंट रूलर्स ऑफ इंडो ग्रीक्स एंड द एरिया फ्रॉम विच इंडो ग्रीक रूलर्स यूज टू रूल, वो हमने डिस्कस किया. सो इंडो ग्रीक्स के बाद हमने सिंथियंस या शाकास के बारे में डिस्कस किया. वो कौन से एरिया में रूल करते थे, क्या उनके जो 5 ब्रांचेस थे उसके बारे में हमने डिस्कस किया. एंड आफ्टर दैट द इम्पॉर्टेंट रूलर of the Saka dynasty we also discussed about them. Now we have to discuss about Parthians. अब हम लोग पार्थियंस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और पार्थियंस को पहलवास भी कहा जाता है. एंड पार्थियंस दे वे फ्रॉम ईरान. ओके, पार्थियंस दे वे फ्रॉम ईरान रीजन एंड दे वर ऑल्सो नोन एज पहलवास. एंड जब साकास इंडिया में रूल कर रहे थे, पार्थियंस भी थोड़े एरियाज में इंडिया में रूल कर रहे थे और उनके रूल को साका पहलवा रूलर्स कहा जाता है. साका पहलवा रूल और साका पहलवा रूलर्स कहा जाता था उनके रूलर्स को. और पहलवास जो थे, पार्थियंस हैं, उन्हें पहलवास भी कहा जाता है. और उनके जो इम्पोर्टेंट रूलर्स हैं उनमें से एक है गोंडोफेरनेंस. इतना बहुत ज़्यादा है आपके यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चंस आते नहीं हैं इस एरिया से. तो दिस इज़ मोर देन इम्पॉर्टेंट. पार्थियंस के बारे में हमने अब डिस्कस कर दिया. सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे कुशान्स के बारे में. ओके, so next we have to discuss about Kushans. So Kushans, they were part of Yuchi tribe. Okay, Yuchi tribe हमने जब डिस्कस किया था, मैंने मैप डाल के भी आपको समझाया था. Yuchis, they were one of the tribe that belong to China, and Kushans, they were part of Yuchi tribe. And the Kushan empire, the rule of Kushans, we can divide it into two different
periods. Okay, we can divide it into two different periods. First was Kartpiesis, and then under Kartpiesis we have two important rulers who were there: Kujala Kartpiesis and Vimala Kartpiesis. Okay, so did you get it? Kushans, they were important tribe of Yuchi tribe. Okay, Kushans Yuchi tribe के ही part थे, और कुशान्स का जो रूल है इंडिया में उसे हम लोग टू डिफरेंट पीरियड्स में डिवाइड कर सकते हैं. एक था कार्टपाइसिस पीरियड. कार्टपाइसिस के टाइम के इम्पॉर्टेंट रूलर थे कुजला कार्टपाइसिस एंड विमला कार्टपाइसिस. कुजला कार्टपाइसिस he extended his empire till the northwestern part of the Indus River. Indus River जो है उसके वेस्टर्न पार्ट वी कैन से. ओके, अगर आप देखेंगे तो ये जो वेस्टर्न पार्ट है, वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडस रिवर कुजला कार्टपाइसिस के अंडर था, और ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडस रिवर विमला कार्टपाइसिस के अंडर था. ओके, और अदर इम्पॉर्टेंट रूलर कुशान्स के दूसरे बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलर थे कनिष्का. कनिष्का वॉज अ अदर इम्पॉर्टेंट रूलर ऑफ द कुशान्स, एंड कनिष्का ही एस्टैब्लिश्ड कनिष्का डायनेस्टी. उनके नाम पे ही उन्होंने कनिष्का डायनेस्टी एस्टैब्लिश की. और ये जो कनिष्का डायनेस्टी है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इट प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आर इंडियन हिस्ट्री बिकॉज इट वॉज ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ कनिष्का ओनली. कनिष्का के टाइम पीरियड में ही हम लोग देखते हैं कि द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज कंडक्टेड. सो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो कश्मीर में कंडक्ट की गई थी. ओके, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल इट वॉज कंडक्टेड इन कश्मीर, एंड दैट बुद्धिस्ट काउंसिल इट वॉज कंडक्टेड अंडर कनिष्का. And in that fourth Buddhist council only we have seen the division of Buddhism into Hinayana and Mahayana. मैं आपको बता देती हूँ दूसरे स्लाइड में. तो कनिष्का इम्पॉर्टेंट रूलर हैं जो कि कुशान डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, और कनिष्का ने अपनी खुद की एक अलग डायनेस्टी भी एस्टैब्लिश की जिसका नाम था कनिष्का डायनेस्टी. और सो कनिष्का के टाइम पीरियड में ही हमने देखा था द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल. ओके, fourth Buddhist council was conducted. So fourth Buddhist council was conducted during the time period of Kanishka, and in this first, where was it conducted? It was conducted in Kashmir. कश्मीर में फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कंडक्ट की गई थी, एंड इस फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में ही बुद्धिज्म में एक डिवीजन हुआ था, एंड बुद्धिज्म वाज डिवाइडेड इनटू हीनयाना एंड महायाना. Okay, got it? So Kanishka, during the time period of Kanishka, fourth Buddhist council was conducted in Kashmir, in which the Buddhism was divided into Hinayana and Mahayana. That was the most important contribution of Kanishka. Apart from that, the gold coins were even. Gold coins were issued by Kanishka. कनिष्का के द्वारा भी गोल्ड कॉइन्स इशू की गई थी, एंड द प्यूरिटी ऑफ दीज गोल्ड कॉइन्स. ओके, ये जो गोल्ड कॉइन्स कनिष्का के द्वारा इशू की गई थी, इसकी जो प्यूरिटी है वो गुप्तन कॉइन से बहुत ही ज़्यादा थी. ओके, द प्यूरिटी ऑफ दीज गोल्ड कॉइन्स इट वॉज वे मोर देन द प्यूरिटी ऑफ द गोल्ड कॉइन्स ऑफ द गुप्तास. जो कैपिटल था, ओके, कुशान्स का जो कैपिटल था, अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट द फर्स्ट कैपिटल वॉज First capital was Peshawar, and the second capital was Mathura. Okay, these were the two important capitals. The first capital of Kushans it was Peshawar. The second important capital was Mathura, and Kushans they ruled in the northwestern part. Okay, कुशान्स नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में रूल किया करते थे, एंड इन दिस नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट दे रूल्ड इन श्रावस्ती, वाराणसी, मथुरा. Okay, got it? So
Kushans, they ruled the northwestern part of India, and under northwestern part, Shravasti, Varanasi, Mathura, Kausambi, they were part of their किंगडम. ओके, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में रूल करते थे, और ये जो एरियाज है श्रावस्ती, वाराणसी, मथुरा, कौशाम्बी भी कुशान्स के अंडर ही आती थी. तो जब हम देखते हैं, मैंने जब आपको गोल्ड कॉइन्स के बारे में बताया, द गोल्ड क्वालिटी, ओके, द गोल्ड क्वालिटी ऑफ द कुशान्स कॉइन्स, ओके, कुशान्स के टाइम पीरियड में जो कॉइन्स इशू किए गए थे उसकी जो गोल्ड क्वालिटी है, प्योरिटी है, वो गुप्तन गोल्ड कॉइन से बहुत ही ज़्यादा है. और इसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कारण है ट्रेड एंड कॉमर्स. ओके, ट्रेड एंड कॉमर्स बहुत ही फ्लरिश हो रहा था कुशान्स के टाइम पीरियड में, एक्सपेशली ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ कनिष्का. कनिष्का के टाइम पीरियड में तो ट्रेड एंड कॉमर्स बहुत ही फ्लरिश हो रहा था. और कनिष्का ही यूज्ड टू कंट्रोल, ओके, ही यूज्ड टू कंट्रोल द सिल्क रूट. जो भी मेजर ट्रेड एंड कॉमर्स चलता था वो सिल्क रूट से ही जाता था, और कनिष्का सिल्क रूट को कंट्रोल करते थे. एंड दैट इज द रीजन व्हाई द ट्रेड एंड कॉमर्स वाज फ्लरिशिंग ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ कनिष्का. आफ्टर दैट वी कैन सी द डाउनफॉल ऑफ द कुशान्स. कुशान्स या कनिष्का का डाउनफॉल हो गया. क्यों? व्हाट वर द रीजंस? बिकॉज द नॉर्थ वेस्टर्न रीजन जहाँ पे रूल कर रहे थे, उधर एक नई डायनेस्टी उभर के आ रही थी जिसका नाम था ससानियन एम्पायर. So Sasanian Empire, it was emerging in the northwestern India, especially Afghanistan उस एरिया में Sasanian Empire emerge हो रही थी. Apart from that, there were even internal fights. Okay, there were lots of internal conflict, and this internal conflict was also one of the reason for the downfall of the Kushan Empire and the downfall of the Kanishka dynasty. Kanishka Empire या कुशान एम्पायर डाउनफॉल होने के पीछे दो इम्पॉर्टेंट कारण थे. एक था नॉर्थ वेस्टर्न रीजन जो प्रेजेंट डे अब अफगानिस्तान में है, उधर ससानियन पावर एमर्ज हो रही थी. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट देयर वर लॉट ऑफ इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड फाइट्स अमॉन्ग द रूलर्स ऑफ दैट डायनास्टी. अब तक हमने फॉरेन इन्वेशंस जो हुए थे इंडिया में पोस्ट मॉडर्न एज के बारे में वो डिस्कस कर लिया है. ओके, व्हाट वर देयर एंड हु वर देयर. फर्स्ट दे वर इंडो ग्रीक्स. ओके, इंडो ग्रीक्स आए थे. देन वी हैव सिंथियंस ऑल्सो नोन एज शाकाज और सकाज. देन पार्थियंस ऑल्सो नोन एज पहलवास. एंड देन एट लास्ट वी डिस्कस्ड अबाउट कुशान्स. ओके, ये जो रूलर्स आए थे फॉरेनर्स इंडिया में, इन्होंने कुछ ना कुछ तो इम्पैक्ट क्रिएट किया होगा. ओके, उनके कल्चर, उनके थोड़े कल्चर के फीचर्स इंडियंस ने अडॉप्ट किए रहेंगे, और इंडिया के जो कल्चर्स हैं, इंडिया के जो फीचर्स हैं, इंडिया के जो कल्चरल एलिमेंट्स हैं वो उन लोगों ने अडॉप्ट किया होगा. उसके बारे में अब हम लोग डिस्कस करेंगे. इम्पैक्ट ऑफ द सेंट्रल एशिया ऑन इंडिया. ओके, इम्पैक्ट ऑफ सेंट्रल एशियन इन्वेजन्स ऑन इंडिया. ये मोस्ट ऑफ द पीपल हु इन्वेडेड इंडिया, फॉरेनर्स हु इन्वेडेड इंडिया ड्यूरिंग द पोस्ट मॉडर्न एज, दे वर फ्रॉम सेंट्रल एशिया ओनली. ओके, सेंट्रल एशिया का क्या प्रभाव था इंडिया पे, मतलब बेसिकली द इम्पैक्ट ऑफ दिस फॉरेन रूलर्स. ओके, ये जो फॉरेन रूलर्स आए थे उनके रूल का क्या इम्पैक्ट था इंडिया के ऊपर, ये अब हम लोग डिस्कस करेंगे. तो स्टूडेंट्स, अब तक हमने क्या डिस्कस किया? हमने ये डिस्कस किया कि पोस्ट मॉडर्न एज के टाइम पीरियड में बोथ नेटिव रूलर्स भी रूल कर रहे थे, एट द सेम टाइम फॉरेन इन्वेजन्स भी हो रहे थे. ओके, नेटिव रूलर्स में हमने शुंगा डायनेस्टी के बारे में पढ़ा और कानवा डायनेस्टी के बारे में पढ़ा. हम लोग नेक्स्ट वीडियो में शातवाहना डायनेस्टी के बारे में भी पढ़ेंगे. ओके, और उसके बाद हम लोग शिफ्ट हो गए थे फॉरेन इन्वेजन्स में, और फॉरेन इन्वेजन्स का कारण भी हमने देखा. कारण क्या था कि ये चाइना में जो ईस्टर्न पार्ट है उधर एक ट्राइब थी जिसका नाम था यूची. ओके, जिसका नाम था यूची. एंड दिस ट्राइब, ये ट्राइब ट्राई कर रही थी चाइना में इन्वेड करने के लिए, बट चाइना के जो रूलर थे उन्होंने ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बना दिया था, तो वो लोग चाइना में इन्वेड नहीं कर पा रहे थे. इसीलिए वो लोग वेस्टर्न एरिया में मूव करते हैं जहाँ पे सिंथियंस रूल किया करते थे. सिंथियंस यूचीस के डर से वो भी वेस्टर्न साइड में मूव करते हैं जहाँ पे इंडो ग्रीक्स रूल किया करते थे. और इंडो ग्रीक सैंडविच हो रहा था
सिंथियंस और पार्थियंस के प्रेशर से। ओके, पार्थियंस इधर रूल किया करते थे, ये इंडिया है। ओके, दिस इज इंडिया। और पार्थियंस दे वे मूविंग टुवर्ड्स द ईस्टर्न साइड में मूव कर रहे थे, इंडो ग्रीक्स के जगह। और सिंथियंस एंड पार्थियंस के प्रेशर के वजह से ही इंडो ग्रीक्स ने इंडिया को इन्वेड किया। ओके, दिस इज वन ऑफ द रीजन। सो मोस्ट ऑफ द और इंडो ग्रीक्स के बाद हम लोग देखते हैं कि सिंथियंस ने इंडिया को इन्वेड किया, एंड आफ्टर सिंथियंस पार्थियंस ने इंडिया को इन्वेड किया, एंड एट लास्ट यूचीज के इम्पॉर्टेंट ट्राइब कुशान्स, यूचीज के जो इम्पोर्टेंट ट्राइब है वो है कुशान्स, पार्ट है कुशान्स, यूचीज का ही पार्ट है, उन्होंने भी इंडिया को इन्वेड किया। सो फर्स्ट इंडो ग्रीक्स इन्वेडेड इंडिया, एंड आफ्टर इंडो ग्रीक्स वी हैव सीन द रूल ऑफ सिंथियंस ऑल्सो नोन एज शाकास, देन पार्थियंस ऑल्सो नोन एज पहलवास, एंड देन कुशान्स। तो अगर आप देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द डायनेस्टी, ओके, दीज डायनेस्टीज दे हैव इन्वेडेड इंडिया फ्रॉम सेंट्रल एशिया। They have come from Central Asia and they have invaded India. Okay, so जो foreign invasions हुए post Mauryan age के time period में वो Central Asia से ही हुए थे। Okay, Central Asia से ही हुए थे। तो that is the reason why हम लोग अब पढ़ेंगे the impact of Central Asian rule. Okay, Central Asia का जो rule हुआ इंडिया में, उसका क्या impact था। सो द इम्पैक्ट ऑफ सेंट्रल एशियन रूल के बारे में अब हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, सो द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट वाज पॉटरी। पॉटरी वाज एन इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट, एंड इन इंडिया रेड वेयर वाज इंट्रोड्यूस्ड। इंडिया में रेड वेयर इंट्रोड्यूस हुआ था। नेक्स्ट, टाइल्स, यूसेज ऑफ टाइल्स इंक्रीज्ड। टाइल्स का यूसेज इंक्रीज हुआ था ड्यूरिंग द post Mauryan age because of the rule of Central Asia. Okay, then बहुत सारे चीज़ें एक्सपेशली पहनावे में इंट्रोड्यूस हुए थे सेंट्रल एशिया से, जैसे कि कैप, वेयरिंग ऑफ कैप, टर्बन, दीज आर इंट्रोड्यूस फ्रॉम सेंट्रल एशिया। ये सब सेंट्रल एशिया से ही आए थे, कैप, टर्बन। और आप जब घोड़े के ऊपर बैठते हैं ना, वो जो सीट है जिसे सैडल कहा जाता है, वो भी इंट्रोड्यूस हुई थी सेंट्रल एशिया से ही। और शेरवानी, जो कि आजकल शादियों में बड़ा पहने जाता है, वो भी सेंट्रल एशिया का ही योगदान था। ओके, शेरवानी इट वाज टेकन फ्रॉम सेंट्रल एशिया। ओके, एंड कैप, वेयरिंग ऑफ कैप, टर्बन, सैडल, दैट वाज आल्सो इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम सेंट्रल एशिया। ये सब सेंट्रल एशिया से ही आए थे। ओके, सो ड्यूरिंग पोस्ट मॉडर्न एज इकोनॉमी इट इंक्रीज्ड, ट्रेड एंड कॉमर्स ऑल्सो इंक्रीज्ड। मैंने बताया था ना कि कुशान्स यूज टू कंट्रोल द सिल्क रूट। ओके, कुशान्स जब सिल्क रूट कंट्रोल करते थे, दैट विल लीड टू इंक्रीज इन ट्रेड एंड कॉमर्स। इकोनॉमी ऑल्सो इंक्रीज ड्यूरिंग द rule of Central Asia, or we can say the impact of Central Asia. Economy increased, trade and commerce increased. The number of gold coins which were found in India, that was also increased. Roman coins, gold coins. The number of gold coins that were issued in India, they were increased, and the number of Roman coins that we have found in India, that also increased during Central Asia. Central Asia के टाइम पीरियड में हम लोग इंडिया में बहुत सारे रोमन कॉइन्स हमें उस टाइम पीरियड से मिलते हैं। क्यों? का आंसर ये है कि ट्रेड एंड कॉमर्स बहुत ही फ्लरिश हो रहा था। सो एज ट्रेड एंड कॉमर्स वॉज फ्लरिशिंग, Indians, like these foreign invaders who were ruling India, they had good trade relations with the Roman Empire. इसीलिए रोमन कॉइन्स हमें बहुत ही ज़्यादा पैमाने पे इधर इंडिया में मिलती हैं पोस्ट मॉडर्न टाइम पीरियड में। ओके, सो ड्यूरिंग द पोस्ट मॉडर्न एज टाइम पीरियड, दीज वे द इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट ऑफ द Central Asia, because most of the rulers, most of the foreign invaders who invaded India, they came from Central Asia. Okay, they came from Central Asia. You may take Indo-Greeks, Parthians, Kushans, and Scythians. They were from Central Asia. So now we are going to discuss about the impact of the rule of Central Asia on India, and some of the important impacts was introduction of the pottery named redware. Redware kind of pottery was introduced. Then increase in the usage of tiles. Tiles का usage भी increase हुआ था, और बहुत सारे फैशन, क्लोथिंग फैशंस भी इंडिया में इंट्रोड्यूस किए गए थे
इनके द्वारा wearing of cap, turban and शेरवानी, this was part of clothing. और अगर सैडल का देखेंगे तो ये डिफेंस में हॉर्स राइडिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़ की जाती थी. ओके देन इन्हीं के टाइम पीरियड में, ओके, ड्यूरिंग द पोस्ट मॉडर्न एज टाइम पीरियड वी कैन सी द इंक्रीज इन द इकोनॉमी, इंक्रीज इन द ट्रेड एंड कॉमर्स. एंड वाई वॉज ट्रेड एंड कॉमर्स फ्लरिशिंग? ट्रेड एंड कॉमर्स अगर ट्रेड एंड कॉमर्स फ्लरिश क्यों हो रहा था? सी द ट्रेड एंड कॉमर्स इट वॉज फ्लरिशिंग बिकॉज ऑफ द कंट्रोल ऑफ सिल्क रूट बाय द कनिष्का. रोमन कॉइन्स इन लार्ज क्वांटिटीज इन इंडिया. इंडिया में बहुत सारे रोमन कॉइन्स भी मिलते हैं. क्यों रोमन कॉइन्स ज़्यादा मिल रहे हैं इंडिया में? क्योंकि इनके जो ट्रेड रिलेशंस थे वो बहुत ही ज़्यादा थे रोमन एम्पायर से. रोमन एम्पायर से बहुत ज़्यादा ट्रेड रिलेशंस इनके थे, इसीलिए रोमन कॉइन्स हमें ज़्यादा पैमाने पे इंडिया में मिल रहे थे. देन वी हैव इंक्रीज इन द गोल्ड कॉइन्स. गोल्ड कॉइन्स जो इश्यू हो रहे थे वो बहुत ज़्यादा इश्यू हो रहे थे ड्यूरिंग पोस्ट मॉडर्न एज. ओके, पोस्ट मॉडर्न एज के टाइम पीरियड में एज इकोनॉमी वॉज एज ट्रेड एंड कॉमर्स वॉज फ्लरिशिंग, economy was also flourishing because of the good trade relations with Roman Empire. They were earning a lot, and at the same time they were also issuing pure gold coins. The purity of the gold coins was also more during the post modern age when compared to Guptan age. Guptan age में भी gold coins issue किए थे, but उनकी जो purity थी वो कम थी इस gold coins से. post modern age के time period में जो gold coins issue हुए उससे compare करेंगे तो मौर्य गुप्तन एज के टाइम पीरियड के गोल्ड कॉइन्स की प्यूरिटी कम थी. ओके देन दिस वाज अबाउट द इम्पैक्ट इन डिफरेंट एरियाज. पॉटरी में कैसा इम्पैक्ट था, और स्ट्रक्चर्स में क्या इम्पैक्ट था, क्लोथिंग स्टाइल में क्या इम्पैक्ट था, फैशन में क्या इम्पैक्ट था, वो हमने डिस्कस किया. नेक्स्ट अब हम लोग डिस्कस करेंगे पॉलिटी. इन पॉलिटी व्हाट काइंड ऑफ इम्पैक्ट वाज लेफ्ट बिहाइंड द फॉरेन इन्वेडर्स who invaded India. So the first important impact in polity was the satrapi system. Okay, this satrapi system, it is a decentralized form of administration. सो सत्रपी सिस्टम क्या है? इट इज़ अ डिसेंट्रलाइज्ड फॉर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जिसमें एक पूरे एम्पायर को डिफरेंट सत्रपीस, ओके, डिफरेंट सत्रपीस में डिवाइड किया जाता था और रूल किया जाता था. ओके, इट वाज अ डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड बोथ फादर एंड सन यूज्ड टू रूल पैरेलली. ओके, फादर एंड son they used to rule parallelly, not one satrapi but different satrapies. फादर भी रूल करते थे और बेटा भी रूल कर रहा था, तो parallelly they used to rule. That was the important feature of the political structure of Sakas and Pahlavas. Scythians and Parthians जिन्होंने इंडिया को रूल किया था उनके द्वारा इंट्रोड्यूस किया हुआ एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है जो कि है satrapy system. एंड दिस satrapy system it is a decentralized system of administration. ये एक decentralized system of administration है और इस सिस्टम में पूरे एम्पायर को जो भी एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है उनका, जो भी एरिया ऑफ रूल है उनका, उसे वो लोग अलग अलग सत्रपीस में डिवाइड करते थे एंड रूल करते थे. सो दिस इज नथिंग बट अ डिसेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन एंड बोथ फादर एंड सन दे यूज्ड टू रूल पैरेलली. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट दे यूज्ड टू गिव टाइटल्स टू देमसेल्फ. वो अपने आप को असर्ट करने के लिए अपने आप को टाइटल्स भी देते थे एंड वो अपने आप को सन ऑफ गॉड कंसिडर करते थे. They used to consider themselves son of God. Okay, they used to consider themselves son of God. जैसे कि अशोका ने भी अपने आप को बुलाया था. अशोका called himself देवनाम पिया and पियदसी. So in the same way, these people also they gave themselves the titles which referred them as son of God. So this was about the political impact of the Central Asian rulers. Okay, Central Asian rulers जो इंडिया में जिन्होंने रूल किया उनके रूल का इम्पैक्ट पॉलिटिकली ये था. ओके, देन वी हैव टू सी अबाउट द इम्पैक्ट इन द लैंग्वेज. ओके, फर्स्ट दे वर इंडियनाइज्ड. ओके, बिकॉज दो दे वर फॉरेनर्स, ओके, दो दे केम फ्रॉम सेंट्रल एशिया, दे अडॉप्टेड इंडियन कल्चर. उन्होंने इंडियन कल्चर को अडॉप्ट किया एंड दे बिकेम पार्ट ऑफ इंडियन कल्चर. ओके,
दे बिकेम पार्ट ऑफ इंडियन कल्चर, सो दे इंडियनाइज्ड देमसेल्फ, वो अपने आप को उन्होंने इंडियनाइज्ड कर लिया, एंड दे एंकरेज्ड संस्कृत लैंग्वेज, ओके, दे एंकरेज्ड संस्कृत लैंग्वेज, एंड मेनी इंपॉर्टेंट बुक्स वे रिटन ड्यूरिंग द पोस्ट मॉडर्न एज पीरियड, ओके, पोस्ट मॉडर्न एज के टाइम पीरियड में बहुत सारी बुक्स लिखी गई थी जो कि लिखी गई थी संस्कृत में, और ये लोग संस्कृत को बहुत ही ज़्यादा एंकरेज भी करते थे. इंपॉर्टेंट बुक्स आर बुद्ध चरित्र, सौंदरानंद, okay, so these two books, बुद्ध चरित्र एंड सौंदरानंदा, both these books they are written in संस्कृत, ये दोनों बुक संस्कृत में लिखी गई हैं, और ये लिखी गई थी अश्वघोषा के द्वारा, ये लिखी गई थी अश्वघोषा के द्वारा ड्यूरिंग द पोस्ट मॉडर्न एज, पोस्ट मॉडर्न एज के टाइम पीरियड में ही अश्वघोषा के द्वारा 2 बुक्स लिखी गई थी, जो कि है बुद्ध चरित्र एंड सौंदरानंदा. देन वी हैव सेकुलर बुक्स सच एज कामसूत्र, एक सेकुलर बुक है कामसूत्र, इट वॉज रिटन बाय वात्सायना, सो वात्सायना ही रोट कामसूत्र, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव दिव्यवदना, महावस्तु. So Divyavadana and Mahavastu, these were also important books written during the time period of पोस्ट मॉडर्न एज, ओके, पोस्ट मॉडर्न एज के टाइम पीरियड में ये बुक्स भी लिखी गई थी. जैसे कि आप देख सकते हैं लैंग्वेज, इन द एरिया ऑफ लैंग्वेज वी कैन सी संस्कृत लैंग्वेज इट वॉज encouraged by the rulers of the post modern age, and in Sanskrit many books were written. What were there? So Buddha Charitra and Saundarananda written by Ashwagosha, and then we have Kama Sutra which was written by Vatsayana, and then we have other books like Divyavadana and Mahavastu. They belonged to Buddhist literature, okay, they belonged to Buddhist literature. Even say post modern age के time period में लिटरेचर वाइज किस प्रकार के डेवलपमेंट्स हुए थे, अगर आपको ये क्वेश्चन पूछा गया आपके एग्जाम में तब आप ये सब लिख सकते हैं, ओके. देन व्हेन इट कम्स टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी, व्हेन इट कम्स टू साइंस वी कैन सी इन मेडिसिन एंड सर्जरी 2 important books were written, okay. When it comes to medicine, Charaka, he wrote a very important book called Charak Samhita, Charaka Samhita, okay. And this Charaka Samhita, it is a very important book on medicine. medicine के ऊपर लिखी गई एक बहुत ही important book है चरका संहिता, जो कि लिखी गई थी चरका के द्वारा. Then in terms of surgery we have Sushruta, and Sushruta he wrote an important book called Sushruta Samhita, okay. So in terms of science and technology, when it comes to science and technology, 2 important developments happened. Developments happened in 2 important areas. In medicine we can see Charaka Samhita was written by Charaka, and this is a very important book for medicine. Then in terms of surgery, in area of surgery, Sushruta he wrote Sushruta Samhita. Sushruta Samhita लिखी गई थी सुश्रुता के द्वारा, जो कि बात करती है डिफरेंट सर्जिकल प्रोसीजर्स के बारे में. इसमें पहली कैटरैक्ट आई सर्जरी, जो आई का ऑपरेशन होता है, वो सर्जरी भी मेंशन की गई है सुश्रुता संहिता बुक में, ओके. And apart from all these things, many areas were also developed, like glass work increase हुआ, leather work, then as we have seen increase in the usage and issuing of gold and copper coins. So हम लोग देख सकते हैं कि as a very important impact of Central Asian rulers, we have seen pottery में बहुत सारे प्रकार के डेवलपमेंट्स हुए, क्योंकि कल्चरल एक्सचेंज भी होता है ना. सो पॉटरी में important डेवलपमेंट्स देखी हमने.
फैशन में हमने बहुत सारे डेवलपमेंट्स देखे, क्लोथिंग स्टाइल में हम लोगों ने डेवलपमेंट्स देखे, इम्पैक्ट देखा. देन वी हैव सीन द इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमी बिकॉज सिल्क रूट it was controlled by Kanishka, and because of controlling of Silk Road, trade and commerce flourished, and because trade and commerce was flourishing, economy was also increasing. Okay, economy was developing, and when economy was growing, economy जब grow हो रही है उसका impact हम लोग देखते हैं. usage of gold coins and copper coins increased. copper coins and gold coins का usage भी बहुत ज़्यादा increase हो रहा था. large amount of gold coins were issued. देन लेदर वर्क, ग्लास वर्क, ये भी बहुत ज़्यादा पैमाने पे चल रहा था. एंड साइंस में हम देखेंगे तो चरखा ने चरखा संहिता लिखी थी जो कि बात करती है मेडिसिन के बारे में. एंड सुश्रुता ने सुश्रुता संहिता लिखी है जो कि बात करती है सर्जिकल प्रोसीजर्स के बारे में. और फर्स्ट कैटरैक्ट आई सर्जरी जो है वो सर्जरी सुश्रुता ने ही परफॉर्म की थी और वो मेंशन भी की गई है उनके बुक सुश्रुता संहिता में. ओके, तो हमने अभी तक क्या क्या डिस्कस किया ये मैं आपको एक दे देती हूँ ओवरऑल व्यू. सो वी स्टार्टेड आवर डिस्कशन पोस्ट मौर्यन एज. सो हमने पोस्ट मौर्यन एज डिस्कस किया. इन दिस पोस्ट मौर्यन एज हमने पोस्ट मौर्यन एज को 2 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया. एक था नेटिव रूलर्स और दूसरा था फॉरेनर्स. फॉरेन इन्वेजन्स. नेटिव रूलर्स एंड फॉरेन इन्वेजन्स. नेटिव रूलर्स में हमने शुंगास, शुंगास के बाद क्या था कानवास एंड सातवाहनास. डिस्कस किया. नेक्स्ट इन फॉरेनर्स वी हैव सीन अबाउट इंडो ग्रीक्स, देन सिंथियंस, Parthians and Kushans. ओके, तो हमने अभी तक ये एरियाज डिस्कस कर लिए. ओके, आज के क्लास में मैंने आपको ये एरियाज सभी डिस्कस करा दिए. ओके, नाउ ये भी हमने इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है. शुंगास एंड कानवास के बारे में पढ़ना आपके यूपीएससी एग्जामिनेशन के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है नहीं. अभी तक ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे नहीं हैं तो आप बस एक ब्रीफ आइडिया ले लेंगे तो काफ़ी है शुंगास और कानवास के बारे में. बट शातवाहनास दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. हम लोग शातवाहनास के लिए एक अलग क्लास में डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट क्लास हमारी शातवाहनास के बारे में ही रहेगी. सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड. सो पोस्ट मॉडर्न एज हमने डिस्कस किया. उसमें नेटिव रूलर्स, फॉरेन इन्वेजन्स में इंडो ग्रीक्स, सिंथियंस जिसे शाकास भी कहा जाता है, पार्थियंस जिसे पहलवास भी कहा जाता है. देन वी हैव कुशांस एंड कुशांस दे वर पार्ट ऑफ यूची ट्राइब. दे वर आल्सो नोन एज तोचारियंस. ओके, तोचारियंस भी कहा जाता है. तो ये हमने फॉरेन इन्वेजन्स डिस्कस किए. इम्पैक्ट ऑफ दोज फॉरेन इन्वेजन्स, तो बेसिकली इम्पैक्ट ऑफ सेंट्रल एशियन रूल वो भी हमने डिस्कस किया. और क्या क्या इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई ड्यूरिंग द पोस्ट मॉडर्न एज. ओके, इकोनॉमी वाइज क्या डेवलपमेंट्स हुई, लैंग्वेज वाइज किस प्रकार के डेवलपमेंट्स हुए, लिटरेचर कैसे डेवलप हुआ ड्यूरिंग पोस्ट मॉडर्न एज, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में किस प्रकार के डेवलपमेंट्स हुई थी, ये हमने डिस्कस कर लिया है. ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे शातवाहनास के बारे में, क्योंकि शातवाहनास दे वर इंपॉर्टेंट फ्यूडेटरीज ऑफ मौर्यंस. मौर्यन एम्पायर जब फ्लरिश हो रहा था तब शातवाहनास उनके फ्यूडेटरीज के जैसे काम कर रहे थे. और जैसे जैसे मौर्यन एम्पायर वीक हो रहा था, शातवाहना रूलर्स दे स्टार्टेड डिक्लेयरिंग इंडिपेंडेंट. ओके, उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट रूलर्स के जैसा डिक्लेयर कर दिया और ये रूल कर रहे थे डेक्कन रीजन. ओके, और डेक्कन रीजन में इन्होंने रूल करना शुरू कर लिया. सो दैट इज द रीजन वाई सदर्न किंगडम्स में शातवाहनास के बारे में पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है. सो दैट इज द रीजन वाई आई एम डेडिकेटेडली डिस्कसिंग अबाउट शातवाहनास इन ए सेपरेट वीडियो. ओके, सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड. ओके, इस वीडियो में जो जो दिया है वो प्लीज़ आप रिवाइज कीजिए, इसका नोट्स बनाइए
और मैंने जो रेफरेंस बुक्स ऑलरेडी आपको दे दिए हैं वो बुक से इस टॉपिक के रिलेटेड चैप्टर्स आप पढ़िए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हम लोग डिस्कस करेंगे। हमारा अभी एक 3-4 लेक्चर्स में हमारा एंशिएंट इंडिया पूरा ख़त्म हो जाएगा, और एंशिएंट इंडिया जब ख़त्म होगा तब हम लोग एक सीरीज़ शुरू करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। ओके, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज़ हम लोग शुरू करेंगे, और उसमें हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो भी 1995 से 2025 तक पूछे गए हैं, ओके, फ्रॉम 1995 से 2025 तक पूछे गए हैं एंशिएंट इंडिया से, वो हम लोग एक सीरीज़ के माध्यम से आपको पहुंचाएंगे। ओके, वी विल हैव अ सीरीज डिस्कसिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फ्रॉम 1995 to 2025 रिगार्डिंग एंशिएंट इंडिया प्रीलिम्स सीरीज। ओके, दिस विल बी द प्रीलिम्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये जो क्वेश्चंस रहेंगे ये प्रीलिम्स के रहेंगे, मेंस के हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, पहले प्रीलिम्स डिस्कस कर लेते हैं, ताकि ये पूरा एंशिएंट इंडिया का सीरीज जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो ख़त्म होने के बाद आप एक काम कीजिए, पूरा जो लेक्चर्स है स्टार्टिंग से अब तक एंशिएंट इंडिया के लेक्चर्स पूरे आप एक बार देखिए, जो रेफरेंस बुक दिए हैं वो पढ़िए, और उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के जो लेक्चर सीरीज़ हम लोग लाने वाले हैं वो भी आप देखिए, तब आपको एक आइडिया आएगा कि एंशिएंट इंडिया क्या है, उससे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और मुझे कैसी तैयारी करनी चाहिए ताकि मैं मैक्स टू मैक्स क्वेश्चंस जो यूपीएससी में पूछे जाते हैं एंशिएंट इंडिया से वो सॉल्व कर सकूँ। ओके, सो मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। आपको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग ऑन शातवाहनास। ओके, हम लोग शातवाहनास के बारे में डिस्कस करेंगे। सो इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल, प्लीज़ शेयर इट विथ योर फेलो एस्पिरेंट्स एंड कमेंट डाउन इफ़ यू हैव एनी डाउट्स। आपको कुछ डाउट्स है, अगर आप कुछ और सजेशंस देना चाहते हैं, सो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। And see you in the next video. Till then, study well, work hard and crack any examination with confidence. Okay.